एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के हमारे क्वेश्चन से रहने वाले हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 यानी एनसीएफ 2005 और रचनावाद से। यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं, कुछ नए क्वेश्चंस भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, ना बने तो फिर वीडियो को देखो, तो इससे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। एंड पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप जाके एक करके सारी वीडियोस देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? अनुमति परक, सुविधादाता, सत्तावादी, अधिनायक। अगर हम अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 बात करें तो रोल ऑफ द टीचर इज फैसिलिटेटर या फैसिलिटेटिव। टीचर की भूमिका फैसिलिटेटिव है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर का काम एक सुविधादाता का होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में और है। तो अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय व सामाजिक है, अधिगम एक्टिव होता है और सोशल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 यानी आपका एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त करी है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ड्राइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम। इसने अपनी अंडरस्टैंडिंग कहाँ से प्राप्त करी है? तो इसने अपनी अंडरस्टैंडिंग प्राप्त करी है कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद से। प्याजे, बायगोस्की जो है वे रचनावादी हैं, ब्रूनर भी इसी में जाते हैं, ब्रूनर संज्ञानवादी में माने जाते हैं। फोर्थ है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। ये तो कल वाली वीडियो में भी था, मतलब जो प्रीवियस वीडियो उसमें भी था। उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण समूह में वर्गीकृत तो हमें कभी करना नहीं है, बच्चों को कभी भी हमें लेवल नहीं करना होता है। बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका भी प्रोवाइड नहीं कराती हैं, ये भी गलत बात है। ये बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा साधनों को पहचानने में सहायता करती हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। प्रोवाइड्स एन इनसाइट इनटू द चाइल्ड्स थिंकिंग एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई सॉल्यूशंस। ये कक्षा में कुछ बच्चों को डांटने के लिए आधार उपलब्ध कराती हैं, ये भी गलत है। तो ये बच्चों के विचार की अंतर्दृष्टि हमें उपलब्ध कराती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पाठ्यचर्या ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाजें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने, जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने, विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाएं। तो इस प्रकार की पाठ्यचर्या आपकी होनी चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पृष्ठ 13, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होना चाहिए? अब इसके लिए भाई टीचर का रोल क्या होना चाहिए ये हमें बताना है। पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा कराना, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछें और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखें, बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना, बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना। तो शिक्षक की मुख्य भूमिका होनी चाहिए कि बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, टू गिव plenty of opportunities of children to share their own understanding and knowledge. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षार्थियों में लोकतंत्र जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सबसे उत्तम रहेगा? अगर हमें डेमोक्रेटिक लिविंग बच्चों में जनरेट करना है, एनकरेज करना है, लोकतांत्रिक जीवन को प्रोत्साहित करना है, तो इससे हम कर सकते हैं सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा, सोशल इंटरेक्शन के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चों में सीखने और विचार करने के लिए अधिगम योग्य वातावरण बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मनोसामाजिक कारक उपयुक्त है? निरंतर गृह कार्य देते रहना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना और कैसे सीखना है, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से कार्य का चुनाव करना। तो बताइए क्या राइट आंसर होगा? देखिए, अगर आप बच्चे के सीखने और विचारों के लिए अधिगम योग्य वातावरण बनाना चाह रहे हैं तो शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट दें कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलाउइंग स्टूडेंट टू टेक सम डिसीजंस अबाउट व्हाट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताओं को कभी भी समाप्त करने की बात नहीं करना चाहिए। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों को विशेष विद्यालयों को भेजना, यह तो इंक्लूसिव एजुकेशन के अगेंस्ट है। सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, यह भी पॉसिबल नहीं हो सकता। सभी के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या आप नहीं कर सकते। पाठ्यचर्या एक जैसी हो सकती है लेकिन उसका
लेवल या उसका डिफिकल्टी लेवल जो हम कह सकते हैं वह बच्चों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, के अलावा निम्नलिखित शिक्षार्थी के अनुदेशन पर नियंत्रित करने देते हैं। सूचना स्रोत का ज्ञान करने के लिए शिक्षार्थी से कहना, उद्देश्य से प्रश्न को संबोधित करने के लिए शिक्षार्थी से कहने, सूचना को याद करने के लिए शिक्षार्थी से कहने, या संपादन पद्धति का चयन करने के लिए शिक्षार्थियों से कहने। किसके अलावा, देखिए अलावा की बात होगी यानी हमें नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है। नेगेटिव पॉइंट होता है चीजों को रटना, याद करना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। बिल्कुल सही बात है। कठोर नियम बनाने से काम नहीं चलेगा। आकलन के समान और मानक तरीकों, समान तरीके के आकलन से काम नहीं चलता, क्योंकि बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता है, तो आकलन और शिक्षण के तरीके भिन्न भिन्न होना चाहिए। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग अलग कर उनको नामित करें, तो बच्चों को कभी भी किसी भी प्रकार से लेवल नहीं करना होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एम्फेसाइज गतिविधि आधारित शिक्षण पर बल देता है। किस पर बल देता है? अनुशासित कक्षा पर, सुनिश्चित समय अवधि में गतिविधि पूरा करने, सभी विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारिता, या फिर गतिविधि के समाप्त होने के बाद परीक्षा लेने। तो गतिविधि आधारित शिक्षण बल देता है सभी विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय भागीदारिता पर। राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। गतिविधि आधारित शिक्षण, राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इसका बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है। भाई बच्चे जब कक्षा में आते हैं तो अपने साथ घर से कुछ अनुभवों को लेकर आते हैं, तो उनके बारे में बताना है। उनकी अपेक्षा करना, उनको अपेक्षा नहीं करना, उन्हें बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, उनको इग्नोर भी नहीं करना है, उन्हें शामिल कर उनका संचय बिल्कुल उन्हें बिल्ड ऑन करना है, एंड डिनाई भी नहीं करना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इरफान खिलौनों के तोड़ता है, उसकी पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? इरफान ब्रेक्स टॉयज एंड dismantles them to explore their components. What would you do? आप लोग में से बहुत से लोग बचपन में ऐसा करते हो, इवन हम लोगों ने बहुत करा है। हम लोग खिलौना लाते थे और 2-4 दूसरे ही दिन उसे तोड़कर देखते थे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। तो आप उसके लिए क्या करेंगे? हमारे साथ ये होता था कि हमें समझाया जाता था कि उनको नहीं तोड़ना है, नजर तो नहीं रखी जाती थी। हाँ, बाद में हमसे यही बोला जाता था कि अब आपको कभी भी हम खिलौना ला के नहीं देंगे, आप दूसरे दिन तोड़ देते हो। जबकि हम लोगों के साथ क्या करना चाहिए था? हमारे जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करना चाहिए था और इनको सही ऊर्जा में संचरित करना चाहिए था। अब ठीक है, अपनी जिंदगी जैसी थी वैसे कट गई है, लेकिन हम लोगों को इस तरह से अब सोचना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। एम्फेसाइज फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग कैन बी शिफ्टेड बाय। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, या परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन क्या हो सकता है? देखिए, इसका बल यही हो सकता है कि आप बाल केंद्रित पद्धति अपनाओ, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी को आप एडॉप्ट करो। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि क्रिटिकल पेडागोजी फर्मली बिलीव्स दैट। क्रिटिकल पेडागोजी किस पर बिलीव करती है? शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, ये अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और विचार महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। देखिए, विवेचनात्मक शिक्षण शास्त्र जो होता है, जो क्रिटिकल पेडागोजी होती है, ये इस बात पर फोकस करती है कि शिक्षार्थी जो है, जो बच्चा जो है, इसके अनुभव और इसके जो भी थॉट्स हैं, जो भी इसने परसेप्शन से बना रखे हैं, वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो गलत है तो उसको चुनौती आप दे सकते हो, उन्हें सही कर सकते हो, अपने तरीके से समझ सकते हो, लेकिन वह इंपॉर्टेंट होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ थ्योरी सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल बिल्कुल नहीं देता। शिक्षक की प्रभावी भूमिका पर बल नहीं देता है। अनुकरण की भूमिका पर बल व्यवहारवादी देते हैं। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने और शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। यह बात बिल्कुल ठीक है। ये बात ही इस पर करते हैं कि अपना नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है।
शिक्षक की भूमिका क्या होगी? देखिए, एक रचनावाद ये बोलता है कि शिक्षक की भूमिका होती है फैसिलिटेटर की, यानी कि सुगमकर्ता की या सुविधादाता की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 है, रचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लर्निंग इज करेक्ट फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव? अगर हम रचनावादी सिद्धांतों के अनुसार बात करें तो अधिगम आवृत्तीय बंधों के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, यह व्यवहारवादियों के हिसाब से है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। हाँ, ये हम कह सकते हैं। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया नहीं है, यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19 है, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट दैट इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिविस्ट नॉलेज। क्या जरूरी है? संरचनावादी उपागम बात करते हैं कि बच्चे जो अपने अनुभव लेकर आते हैं या बच्चों की जो ज्ञान होता है, पूर्व ज्ञान होता है, वह काफी आवश्यक होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो पीरियड नॉलेज ऑफ लर्नर्स, ये बोलते हैं विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान की संरचना के लिए बहुत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षार्थी के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए, किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? टीचिंग इन ऑर्डर टू हेल्प लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज नीड्स टू फोकस ऑन, किस पर फोकस करना चाहिए? सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर, शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, शिक्षार्थियों के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। शिक्षार्थियों को ज्ञान अर्जन करना के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित चाहिए? देखिए, अंकों ग्रेडों पर तो याद करेंगे नहीं, शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं, इस पर भी याद नहीं करेंगे। सहभागिता थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इंगेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, एक्टिव पार्टिसिपेशन बच्चों का काफी इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। 21 है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। अधिगम क्या है? निष्क्रिय बिल्कुल नहीं है। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, देखिए नॉलेज को, ओनली नॉलेज को एक्वायर करना, ये आपका लर्निंग नहीं होता है। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, व्यवहार में परिवर्तन होने की प्रक्रिया अधिगम हो सकता है। एक सक्रिय एवं सामाजिक क्रिया, अगर हम संरचनात्मक दृष्टिकोण के हिसाब से बात करें तो फोर्थ हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि लर्निंग क्या है? लर्निंग एक सोशल एंड एक्टिव प्रोसेस है। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता है? बताइएगा क्या होगा राइट आंसर। शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। ये तो ठीक है। अध्यापक विशिष्ट सत्रावसरों से मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। ये गलत है। देखिए, दो चीज होती है, एक होता है प्रोसेस और एक होता है प्रोडक्ट। तो हमें प्रोसेस पर फोकस रखना चाहिए कि आखिर बच्चे ने जैसे कोई क्वेश्चन सोल्व कराना तो किस प्रोसीजर को यूज करके उसने क्वेश्चन को सोल्व करा, ना कि हम ओनली एंड रिजल्ट देख लें कि यार एंड में सही है या गलत है। हमें पूरा प्रोसीजर वहां पर देखना चाहिए। तो ये तरीका नहीं हो सकता है। विद्यार्थियों को जटिल सार्थक समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किए जाते हैं। ये ठीक है। विद्यार्थियों में सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं, आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। ये भी ठीक है। तो सेकंड ही ठीक नहीं है, तो राइट आंसर सेकंड ही हो जाएगा, नोट पूछा गया था। 23 है, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? इन कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज व्यूड एज, बच्चे को किस रूप में देखा जाएगा? एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है। निष्क्रिय प्राणी के रूप में तो बच्चे को देखा ही नहीं जाता। समस्या समाधान करने वाला वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बिल्कुल देखा जाएगा। लघु वयस्क के रूप में जो सही पक्ष जैसे आकार, संज्ञान, संवेग की तुलना में कम है, देखो ठीक नहीं। कोरी पटिया जो कहते हैं वो कहते थे आपके व्यवहारवादी। तो राइट आंसर सेकंड होगा, क्योंकि हमें संरचनावादी के हिसाब से चलना है। 24 है, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, अगर हम कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क की बात करें तो अधिगम किस पर अर्जित होता है? एक्वाइन थ्रो कंडीशनिंग, कंडीशनिंग व्यवहारवादियों की है, यंत्रवत है नहीं। पुनर्वलन व्यवहारवादी है, तो वही हो गया। अब बोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, फोकस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। देखिए हिंदी में यहाँ पर मीनिंग मेकिंग, हिंदी में बोधन लिखा है, इंग्लिश में मीनिंग मेकिंग लिखा है। अगर मीनिंग मेकिंग को पकड़े तो हम कंस्ट्रक्टिविस्ट की तरफ बहुत जल्दी से जा सकते हैं। तो ऐसे जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो थोड़े से इंग्लिश वाली जो वोकैब है ना उसको भी थोड़ा अच्छे से करके रखें।
कि अगर उन्हें हिंदी में कहीं दिक्कत हो तो वो इंग्लिश में पढ़कर उसका आंसर लगा सकें, आंसर तक पहुंच सकें। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? तो अन्वेषण एवं परिचर्चा, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन जो है वह मीनिंग मेकिंग में सहायता करेगी। 26 है क्वेश्चन नंबर, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चों के अपने खुद के अनुभव बने होते हैं, सूरज दादा रात में चले जाते हैं, तारे दिन में गायब हो जाते हैं, इस तरह के जो अनुभव सिद्धांत बने होते हैं, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? बार बार याद करने के द्वारा सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए, ये तो गलत है। प्रतिकूल परिणाम एवं प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए, हाँ ये ठीक है। बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करने से काम नहीं चलेगा, दंडित करने से भी काम नहीं चलेगा, तो सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जांपल्स, तो सेकंड करेक्ट आंसर रहेगा। 27 है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांतों की रचना करते हैं, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए, डांटने से काम नहीं चलेगा। इन अवधारणाओं को चुनौतियां देना चाहिए संवाद के द्वारा, हाँ ये हो सकता है। खारिज तो करोगे नहीं, अनदेखा तो करोगे नहीं, तो सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर दूध मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, बिल्कुल ठीक। बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है, ठीक है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है, ये भी गलत है, तो फर्स्ट राइट आंसर होगा। भाई बच्चे ने जो अनुभव करा वो उसने बता दिया, तो फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाता है। 29 है, उच्च प्राथमिक विद्यालय में संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अपने स्वयं के आकलन में विद्यार्थियों की भूमिका में निम्नलिखित में से क्या देखा जाएगा? एक विस्तृत दिशा निर्देश बनाना कि किस प्रकार से विद्यार्थियों की उपलब्धि तथा कक्षा में प्रतिष्ठा के अंकों के साथ सहसंबंध किया जाता है। प्रतिष्ठा को अंकों के साथ सहसंबंध किया जाता है, देखिए नंबर्स से ऐड करने से काम नहीं चलेगा। विद्यार्थी अपने आकलन के एकमात्र निर्धारक होंगे, इससे भी काम नहीं चलेगा। विद्यार्थी अध्यापक के साथ आकलन के लिए योजना, अच्छा ये 26 वाला पेज दो बार आ गया है, दो पढ़ लेते हैं। योजना बनाएंगे, हाँ ये हो सकता है। देखिए अगर आप बच्चों को ऐड कर रहे हो, ठीक है, विद्यार्थियों की भूमिका को आप ऐड कर रहे हो, तो आप क्या काम कर सकते हो? आकलन के लिए योजना में उन्हें शामिल कर सकते हो, तो थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकलन की भूमिका को, उनकी आकलन की भूमिका को हम नकारेंगे नहीं, उनको हम थोड़ा सा शामिल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से निर्माणवादी अधिगम स्थिति का हिस्सा बन सकते हैं? संज्ञानात्मक प्रशिक्षण आपके बिल्कुल बन सकते हैं, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अभ्यास नहीं बनेगा। संदर्भीकरण हो सकता है, बहु अभिव्यक्ति भी हो सकता है, बट फर्स्ट ज्यादा राइट आंसर है। कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। ये थे 30 क्वेश्चन। 30 आउट ऑफ आपके कितने सही होते हैं आप कमेंट में बता दीजिएगा, और आपका कोई भी सजेशन है वो आप कमेंट में कह सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।